1831 का साल। कोरी चमड़ी वाले अंग्रेज दमड़ी से परेशान थे। बर्मा पर कब्जा करने के चक्कर में फौज का काफी खर्चा हुआ और ऊपर से बंगाल आर्मी के अफसर तनख्वाह बढ़ाने की मांग करने लगे। लंदन के लाल अंटी से कुछ निकालने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया। एक सेल लगी। आगरा में ऐतिहासिक धरोहर की इमारतें गिराकर उसका संगमरमर नीलामी में रख दिया गया। बारी ताजमहल की भी आई। 2 बार बोली लगी। मथुरा के एक सेठ ताज को गिराकर उसके मटेरियल से वृंदावन में एक मंदिर बनाना चाहते थे। सब तय हो चुका था, लेकिन आखिरी वक्त में एक पेच फंस गया। ताजमहल बच गया। कैसे? इसी से जुड़ा है हमारा आज का किस्सा। साथ ही जानेंगे कि ताजमहल को बनाने में खर्चा कितना आया और कौन थे मथुरा के वो सेठ जो ताजमहल को खरीदने वाले थे। नमस्कार, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत साल 1602 से। क्या हुआ था इस साल? तफसील से जानिए। शहजादे खुर्रम का दिल उस दिन महल में न था। उसने कुछ दरबारी बुलाए और बाजार की ओर निकल पड़े। चांदनी चौक का मीना बाजार रोज की तरह रोशन था। रंगीन कांच के मोतियों और कीमती रेशम से बनी पोशाकों के बीच खुर्रम को एक ऐसी पोशाक दिखाई पड़ी जो हिल डुल रही थी। खुर्रम ने जरा गौर से देखा तो उसे पोशाक पर लदा एक चेहरा दिखाई दिया। ऐसा खूबसूरत चेहरा उसने जिंदगी में न देखा था। दिल के अरमान पंख पकड़ने लगे। खुर्रम लौटकर महल तक गया, लेकिन लड़की का चेहरा उसके दिमाग में घूमता रहा। आखिरकार जब उससे रहा न गया तो वो बादशाह के पास पहुंचा और उसने लड़की से शादी की मंशा पेश की। लड़की का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जो आगे जाकर मुमताज महल के नाम से मशहूर हुई और बादशाह बनकर खुर्रम हो गए शाहजहां। मुमताज शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम थी और जब उनकी मौत हुई तो शाहजहां ने उसकी याद में बनाई वो इमारत, जिसके लिए एक ब्रिटिश लेखक एडवर्ड लियर ने कहा था, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और दूसरे वो जिन्होंने नहीं देखा। ताजमहल मुगल सल्तनत का सबसे नायाब हीरा था, लेकिन वक्त बदला। मुगल सल्तनत का सूरज ढला तो ताज पर भी शाम उतर आई। 1803 में जनरल लेके ने आगरा पर कब्जा किया। धीरे धीरे ताजमहल में जड़े बेशकीमती और नायाब पत्थर गायब होने लगे। कालीन बेच दिए गए। मुगल पेंटिंग लंदन पहुंचा दी गई और इसके बाद भी मन न भरा तो अंग्रेजों ने ताजमहल को किराए पर चढ़ा दिया। वहां पार्टियां होने लगी। ताजमहल के आसपास लॉज बनाकर हनीमून के लिए दिए जाने लगे। फिर 1828 का साल आया। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर बने। उन दिनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बर्मा के साथ युद्ध से परेशान थी, क्योंकि इस जंग में काफी खर्चा हुआ था, जिसके चलते कंपनी कर्जे में आ गई। बेंटिक को लंदन से खास निर्देश दिया गया कि खर्चे में कटौती लाओ। इसी दौरान 1830 में बेंटिक ने आगरे का दौरा किया। आगरे के किले में बेंटिक की नजर शाही हमाम पर पड़ी। उसने हमाम में लगे संगमरमर को बेचने का फैसला किया। धीरे धीरे किले के बहुत सारा संगमरमर बेच दिया गया। इसके बाद बेंटिक की नजर पड़ी ताजमहल पर। बेंटिक ताजमहल तोड़कर उसका मटेरियल बेचकर ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना भरना चाहता था। आधुनिक समय में ब्रिटिश इतिहासकार ताजमहल को बेचने की बात से इनकार करते रहे। उनका कहना था कि ताजमहल को बेचने की बात के कोई साक्ष्य नहीं है। जेएनयू में आर्ट हिस्ट्री की प्रोफेसर कविता सिंह ने इस टॉपिक पर गहरी रिसर्च की और साल 2017 में इस बाबत कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। कविता सिंह लिखती हैं, अंग्रेजों ने आगरे का बहुत सारा संगमरमर नीलाम करना शुरू किया। इस तोड़फोड़ के खिलाफ स्थानीय जनता ने शिकायत की। इनमें ब्रिटिश कम्युनिटी भी शामिल थी। ब्रिटिश राजनेता मार्क्स बेरेसफोर्ड जर्नल ऑफ माय लाइफ इन इंडिया में लिखते हैं, ऐतिहासिक इमारतों से निकाला गया संगमरमर आधुनिक आवासों के लिए अनुपयुक्त है और इसका उपयोग केवल अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ये संगमरमर साहिब लोगों ने खरीदा और पेपरवेट बनाने जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया। आगे बेरेसफोर्ड लिखते हैं कि संगमरमर बेचकर मात्र 500 पाउंड हासिल हुए थे। ताजमहल बेचे जाने का जिक्र भी इसी दस्तावेज में मिलता है, जिसके अनुसार तब ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने लॉर्ड बेंटिक को ताजमहल बेचने का प्रस्ताव दिया था। भारत से ठगों का सफाया करने वाले विलियम स्लीमैन ने भी इस वाकये का जिक्र किया है। अपनी आत्मकथा में स्लीमैन लिखते हैं, अगर आगरा का संगमरमर बिक जाता तो संभवतः ताज को भी गिराकर उसे बेच दिया जाता। इन 2 बयानों के अलावा फैनी पार्क्स नाम की एक वेल्श यात्री ने भी इस घटना का जिक्र किया है। साल 1850 में लिखी अपनी किताब में उन्होंने कलकत्ता से निकलने वाले एक अखबार
द बुल का एक आर्टिकल दर्ज किया है जिसमें लिखा था, ताज बेचने की तैयारी हो गई है लेकिन सही कीमत नहीं मिल रही। अब तक 2 लाख का एक ऑफर आया है। साथ ही अंग्रेजों को ये डर भी है कि ताज गिराए जाने से दंगे भड़क सकते हैं। फैनी लिखती हैं, एक हिंदू ताज को खरीदना चाहता है और उसके सामने से वृंदाबंद में एक मंदिर बनाना चाहता है। यहाँ फैनी जिसे वृंदाबंद लिख रही हैं, असल में वो वृंदावन है और जिस हिंदू का जिक्र हुआ उसका नाम था सेठ लक्ष्मीचंद जैन। 1810 में पैदा हुए सेठ लक्ष्मीचंद जयपुर के रहने वाले थे और बाद में भारतीय राजाओं के साहूकार के तौर पर काम करते थे। उस दौर में उन्हें उत्तर भारत का सबसे अमीर इंसान माना जाता था और लंदन के अखबार द टाइम्स ने उन्हें द रॉथस्टाइल्ड ऑफ इंडिया की संज्ञा दी थी। रॉथस्टाइल्ड एक यहूदी परिवार था जिसे 19वीं सदी में दुनिया का सबसे अमीर परिवार माना जाता था। 1831 में ब्रिटिश सरकार ने ताज के लिए बोलियां शुरू की। सेठ लक्ष्मीचंद ने 2 लाख रुपए की बोली लगाई। इस रकम को कम मानकर खारिज कर दिया गया। इसके कुछ महीने बाद दूसरी बोली लगी। इस बार भी सेठ लक्ष्मीचंद ने 7 लाख रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई। मामला आगे बढ़ता, इससे पहले ही लोगों को इस नीलामी की खबर लग चुकी थी। जनता नाराज थी। अंत में इंटेलिजेंस ने आशंका जताई कि ताज गिराया तो दंगे भड़क उठेंगे। बेंटिक ने ताज बेचने का प्लान कैंसिल कर दिया। ताज की प्रस्तावित बिक्री के साक्ष्य 2005 में भी सामने आए, जब ताजमहल पर हक को लेकर यूपी वक्फ बोर्ड और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के बीच विवाद हुआ। ASI ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया जिसमें ताजमहल के इतिहास को सूचीबद्ध किया गया था। इस हलफनामे में ताजमहल की प्रस्तावित बिक्री और विध्वंस का भी जिक्र है। ताजमहल 7 लाख में बिकने वाला था। अब ये भी जान लीजिए कि ताजमहल को बनाने में आखिर कितना पैसा लगा। इतिहासकार यदुनाथ सरकार की किताब स्टडीज इन मुगल इंडिया के अनुसार ताजमहल को बनाने में 4 करोड़ का खर्च आया था। वहीं मुगल इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार ये कीमत 50 लाख थी। वहीं कुछ और इतिहासकारों का मानना है कि 50 लाख तो सिर्फ बनवाई की कीमत थी। अमेरिकी इतिहासकार माइलो बीच के अनुसार ताजमहल बनाने के लिए 37 वास्तुकारों ने मिलकर काम किया था और इसके मुख्य वास्तुकार का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसने दिल्ली में लाल किले का डिजाइन भी बनवाया था। इसके अलावा सामान खरीदने, ढुलवाई, मजदूरी आदि का काम मीर ए इमारत यानी चीफ इंजीनियर मोहम्मद हनीफ के हवाले से किया गया था। हनीफ के दस्तावेजों में ताजमहल के कुछ हिस्सों के निर्माण में लगे खर्चे का हिसाब मिलता है, जिसके अनुसार मार्बल के फर्श और 4 मीनारों के निर्माण में लगभग 51,77,674 रुपए का खर्च आया था। वहीं मकबरों के निर्माण में 53 लाख का खर्च आया था और मकबरों के आसपास बनी जाली के निर्माण में 4,68,000 का खर्च आया था। ये पैसा दिया किसने था? जाहिर है शाहजहां ने। ताजमहल के निर्माण का पैसा सरकारी खजाने और आगरा प्रांत के खजाने से दिया गया। शाहजहां ने इसके रखरखाव के लिए एक वक्फ ट्रस्ट बनाया था जिसे 3 लाख की रकम दी गई। इसका 1/3 पैसा आगरा के आसपास के 30 गांवों से इकट्ठा किया जाता। वहीं कुछ रकम ताज के आसपास बाजारों में लगे टैक्स से जमा होती। अंत में अब ये भी जान लीजिए कि ताज कमाता कितना है। साल 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2019 के बीच 2 करोड़ लोग ताज को देखने पहुंचे। इस दौरान टिकटों की बिक्री से 200 करोड़ की कमाई हुई। हालांकि ताज की असली कीमत इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, जिसके चलते जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत का दौरा करता है तो उसे ताजमहल का दीदार जरूर करवाया जाता है, फिर चाहे वो ब्रिटेन की पूर्व महारानी एलिजाबेथ हो या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसी के साथ आज का तारीख यहीं समाप्त होता है। इसे लिखा था हमारे साथी कमल ने, कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया मेरे साथी विजय ने। मेरा नाम है सोनल। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।